Hello students, welcome once again in ABC classes online. I am Soma ma'am. Today's lecture is the continuity of the alimentary canal. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे ऑयसोफेगस के बारे में, हम लोग पढ़ चुके थे स्टोमक के बारे में, और आज इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग एलिमेंट्री कनाल के नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, विच इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक और ऑयसोफेगस के बारे में हम लोग जो पढ़े थे उसके बारे में हम थोड़ी सी रिकैप मैं आपको बता दूं कि ऑयसोफेगस में जो सेमी सॉलिड फूड जो पास होता है by the peristaltic movement, it comes and reaches into the stomach. In stomach, the release of hydrochloric acid, that is HCl, mucin and pepsin enzyme takes place. HCl kills the microorganism of the body and of the food and makes the medium acidic for the proper digestion of protein. The enzyme pepsin activates on the food and it digests the protein part of the food, and mucin which release mucus and it protects the food and it protects the stomach from the harmful effect of the HCl. Okay, so it is all about our stomach portion. Now the food reaches into the small intestine, which is the another part of the alimentary canal. It is the largest part of the alimentary canal. ठीक है, तो ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का, और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो आप बायोलॉजी में जब भी कोई भी ऑर्गन देखोगे जहाँ पर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का पर्पस होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, तो जब भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाना पड़ता है तो ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं वो हाईली कॉइल्ड होते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके फॉर द डाइजेशन। तो प्रोटीन पार्ट का डाइजेशन स्टोमक में हो जाता है, लेकिन फर्दर डाइजेशन एंड कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो हम लोग आज सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो मेरी टेंडेंसी ये है कि आप सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल के टोटल पार्ट्स के बारे में अच्छे से जान जाओ, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन अलग से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में या मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में जो टीचर हैं वो ऐसा करते हैं कि कंटिन्यूटी कर देते हैं, हर एक के साथ उसके जो केमिकल पोर्शंस होते हैं, जो केमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं डाइजेशन का, उनको भी वो ऐड कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इससे आप में कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो अगर मैं पहले आपको उसके पार्ट्स के बारे में टोटल नॉलेज दे दूं, उसके बाद मैं केमिकल एस्पेक्ट्स, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड आपको बताऊं, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटिव लेक्चर जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन होगा, जिसमें एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ फूड के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जितने भी एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके ये लेक्चर को आप अच्छे से जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं इनको आप लिख लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम द स्टोमक द फूड enters the small intestine and it is the longest part of the alimentary canal, जो मैंने आपको अभी बताया। तो depending upon the nature of food or eating habit, the length of small intestine varies herbivores। ठीक है, तो क्या होता है फीडिंग हैबिट के अनुसार। ठीक है, तो जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो किस टाइप का फूड हैबिट शो करता है। अगर वो हेर्बिवोर्स होगा तो हेर्बिवोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द कार्निवोर्स। तो जो मीट ईटिंग एनिमल होते हैं उनमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज हर्बिवोर्स की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कारण है हर्बिवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होने का। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले और डिपेंडिंग अपॉन द ईटिंग नेचर ऑफ फूड एंड ईटिंग हैबिट, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज। हर्बिवोर्स ईटिंग ग्रास need a large intestine to allow the cellulose to be digested। चूँकि ये सेलुलोज लेते हैं, ठीक है, और
सेलुलोज का डाइजेशन जो है ज़्यादा मात्रा में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज इंटेक करने के कारण इनको पचाने के लिए क्या होगा, इसका सरफेस एरिया और ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए हर्बीवोर्स में फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन ऑफ सेलुलोज द साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन द कार्निवोर्स। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि चूंकि हर्बीवोर्स जो है वो सेलुलोज का इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो हर्बीवोर्स में सेलुलोज का इंटेक ज़्यादा होने के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में सेलुलोज के ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन हो, इसके लिए इसके सरफेस एरिया का ज़्यादा होना जरूरी है, so that the size of the small intestine of herbivores is always larger than the carnivores. Okay, so the meat is easier to digest, so carnivores like tiger have a shorter small intestine. तो मीट का डाइजेशन जो है वो ज़्यादा इजियर होता है इन स्पाइट टू द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं जैसे टाइगर, उनमें जो है ये छोटा होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि किस एलिमेंट्री कनाल के किस पार्ट में किस तरह के फूड का डाइजेशन होता है, इसको आपको डिस्टिंग्विश करते हुए पढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होना था क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम वहाँ से रिलीज होता है। ठीक उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कुछ मात्रा में जो प्रोटीन बच जाते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन द पार्ट ऑफ स्टोमक, बट पार्शियली इफ सम प्रोटीन्स आर present in our food, then that will be digested in the small intestine also. Okay, next the food coming from the stomach is acidic. ठीक है, ये हमको पता है कि स्टोमक में HCl रिलीज हुआ था क्योंकि HCl ने क्या किया था, उसके फूड के जो का मीडियम जो उसको एसिडिक बना दिया था फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो फूड जब पास करके स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो अभी तक उसका मीडियम कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। ओके, नाउ it has to made alkaline for the digestion of pancreatic enzyme or for the activity of pancreatic enzyme. Okay, तो अब क्या करना है, चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये दो सिक्रीशन को और रिसीव करता है। मैंने जो आपको फिगर बताया था टोटल एलिमेंट्री कनाल का, उसमें आप देखे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच्ड होता है, उसके ऊपर लीवर और गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज, ये भी स्ट्रक्चर आपको उसमें दिखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एक खासियत ये होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद का गैस्ट्रिक एंजाइम तो होता ही है, साथ में ये लीवर और पेंक्रियाज के सिक्रीशन को भी रिसीव करता है। ठीक है, तो पेंक्रियाटिक एंजाइम या पेंक्रियाटिक सिक्रीशन के ग्रेटर वर्क करने के लिए, बेटर वर्क करने के लिए मीडियम का अल्कलाइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस मीडियम को अब एसिडिक से हमको अल्कलाइन बनाना है। ओके, तो इट हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। ओके, अब ये लीवर का क्या काम है, लीवर क्या करता है और पैंक्रियाटिक जूस का क्या काम है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली जान लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल, जब हम बात करेंगे केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड या जब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, उस समय इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लीवर रेडिश कलर का होता है। लीवर में जो है वो बाइल का सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस ऑफ बाइल टेक्स प्लेस इन द लीवर, बट लीवर में बनता जरूर है बाइल, बट इट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो लीवर में
बाइल बनता है, बट ये बाइल जाकर स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, और गॉल ब्लैडर से जो है टाइम टू टाइम बाइल का रिलीज होता है, बाइल रिलीज होता है। ओके, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है कि बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्ट्स ऑन फैट। बाइल जूस का काम क्या होता है और बाइल जूस में होते क्या क्या है, ठीक है। तो बाइल जूस में दो तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है, आप प्लीज नोट कर लीजिए, स्टार बनाकर आप नोट करेंगे कि बाइल पिगमेंट, बाइल हैज टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्बिन, ठीक है। मैं यहाँ स्टार बनाकर आपको लिख रही हूँ, ऊपर मैं मिटा दूँ, ठीक है। आप एक बार मैं साइड हट गई हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप पूरा उतार लेंगे इसको, उसके बाद मैं ऊपर से मिटाऊंगी क्योंकि मुझे बाइल पिगमेंट का नाम आपको बताना है और लिखाना है। ओके, ठीक। तो there are two types of pigment present in bile, that are bilirubin and biliverdin। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन दो तरह के बाइल पिगमेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। There are two types of bile pigment, bilirubin and biliverdin. Okay, and what is the color of bilirubin and what is the color of biliverdin? तो आप नीचे में लिख दीजिए, bilirubin is reddish in color, bilirubin is reddish in color, whereas biliverdin is yellowish green। ओके, तो bilirubin is reddish in color whereas biliverdin is yellowish green, ठीक है। यही कारण है कि जब किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है, तो जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस इज द माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर। लीवर के लीवर के डिसफंक्शनिंग से जॉन्डिस होता है, ठीक है। तो जॉन्डिस में होता क्या है कि ये बाइल पिगमेंट की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारा स्किन क्या होता है, पेल कलर का, येलोइश कलर का होने लगता है, ड्यू टू द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ बिलीवर्डिन, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन बाइल, दैट आर रेड bilirubin which is reddish color whereas biliverdin which is yellowish green in color। ओके, अब इनका काम क्या है? तो ये जो बाइल है ये क्या करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि चूंकि स्टोमक से अभी तुरंत फूड आया है तो उसका मीडियम अभी एसिडिक है, उसको एल्कलाइन बनाना है फॉर द बेटर ट्रीटमेंट, फॉर द बेटर functioning of the pancreatic juice. So this bile makes the medium of food alkaline। तो इस बाइल का काम क्या होता है, अब उसने जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आ गया उसके मीडियम को ये क्या करता है, एल्कलाइन या बेसिक बना देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एसिडिक फूड को क्या बोलते हैं और एल्कलाइन फूड को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एसिडिक फूड इज नोन एज काइल, ये भी आप स्टार बनाकर लिखेंगे। एसिडिक फूड को हम लोग बोलते हैं काइल, CHYLE, काइल, whereas alkaline food is known as
बाइल कहाँ से रिलीज होता है? गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है। बनता कहाँ है? लीवर में बनता है। बाइल में दो तरह के पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है, सब मैंने आपको बताया। बाइल का काम क्या है? तो इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एल्कलाइन। ओके, तो अब इस बाइल का काम हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब देखो, कोई भी चैप्टर को दौड़ कर नहीं पढ़ना, ठीक है? तो मुझे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे स्कूल में ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, वो टॉपिक खत्म हो गया। तो स्कूल में क्या हो रहा है, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके पीछे आपको हैवॉक नहीं बनाना है। आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, ऐसे समझना है कि ताकि आप दूसरे बच्चों से अच्छा करें। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि दौड़ लगाना। पढ़ाई का मतलब है कि आप अगर उस चीज़ को पढ़ रहे हो तो उस ऑर्गन के बारे में आप पूरी तरीके से जान लो, कहीं भी किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। आप ऐसा लगे कि आपके आंखों के सामने वो ऑर्गन है और आप उसको देख रहे हो, ठीक है? तो इसे कहते हैं पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हम सरकारी काम पूरा कर लें, जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर दें। कोर्स कंप्लीट होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि अगर आप 2 चैप्टर भी पढ़े तो वो बिल्कुल अच्छे से पढ़े और बिल्कुल डीपली जाकर पढ़े, ठीक है? तो हम लोग एक एक चीज़ को, एक एक ऑर्गन को बहुत अच्छे से, एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्ट्स ऑन फैट। बाइल का दूसरा काम क्या होगा कि बाइल जूस जो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है, उसका काम क्या होगा? तो ये क्या करेगा? ये फैट पर वर्क करेगा। क्योंकि फैट का डाइजेशन अभी नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है इन द स्टोमक। अब फैट जो हम लोग इंटेक करते हैं उसका डाइजेशन भी बाकी है। तो ये बाइल जूस क्या करेगा? फैट पर एक्ट करना चालू करेगा। तो फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है? तो बड़े बड़े इसके मॉलिक्यूल होते हैं। हमारे जो खाने में फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है? तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? बाइल सॉल्ट्स ब्रेक्स देम डाउन into smaller globules, increasing the efficiency of the enzymatic action. Okay? तो ये क्या करेगा? ये बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, टुकड़ों में क्या करेगा? तोड़ेगा और एंजाइमेटिक एक्शन की एफिशिएंसी को भी ये बढ़ाने का काम करेगा। तो कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में, देखो ये लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में इससे एक प्रोसेस पर बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन आना तय होता है। इसीलिए हर एक सिस्टम को बहुत अच्छे से हमें समझना है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में चेंज करेगा और एंजाइमेटिक एक्शन को भी बढ़ाएगा। तो द पेंक्रियाज, अब आ गए पेंक्रियाज पर। तो पेंक्रियाज एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। इसको एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंजाइम भी रिलीज करता है और उसका एक पार्ट जो है हार्मोन भी रिलीज करता है। इसीलिए इसको डुअल ग्लैंड भी कहा जाता है, डुअल नेचर भी कहा जाता है इसके प्रॉपर्टी को, ठीक है? क्योंकि ये दोनों चीज रिलीज करता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके एंजाइमेटिक एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो द पेंक्रियाज सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस दैट कंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट, पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से एंजाइम रहते हैं? तो द पेंक्रियाटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। क्या क्या रहते हैं? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड emulsified fats respectively. Okay, so there are 2 types of enzyme present in the pancreas. They are trypsin and lipase. Trypsin always breaks the protein, whereas lipase always breaks the emulsified fat. Clear? ठीक है? तो क्या क्या हो रहे हैं आप इसको बिल्कुल दिमाग में बैठाते चलिए, तब आगे जब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब क्या होगा? द एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड। एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन को किस चीज में तोड़ेगा? तो प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना होता है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे
में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जब भी टूटेगा तो किस में टूटेगा? अमीनो एसिड में टूटेगा। एक एक चीज को, बेसिक बातों को जानना है। तो मेरे क्लास में मेरे बच्चे ऐसे हो जो बेसिक चीजों को जाने, जो दूसरे बच्चों से अलग हो, बिल्कुल यूनिक हो, ठीक है। तो आप सिर्फ पढ़ लोगे कि प्रोटीन तोड़ता है, प्रोटीन अमीनो एसिड। क्यों अमीनो एसिड? व्हाई? बिकॉज अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड साथ में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। सो द एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? इनटू ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज द मोनोसैकेराइड। जब दो ग्लूकोज जुटेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा। तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। जस्ट लाइक दैट द फैट्स किस में टूटेंगे? इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? फिर से मैं बता रही हूँ, फिर से एक बार आप फिर से मेरे साथ पढ़ें इसको कि पैंक्रियाटिक जूस में दो तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम है लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड बनाना। लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज जो है ये क्या करता है? फैट को तोड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों का काम आपको समझ में आ गया। तो फैट किस चीज में टूटेगा? फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द एंजाइम, द इनर लाइनिंग। देखो अभी जब बायोलॉजी का आप लोग बायोलॉजी पढ़ोगे आगे और फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको देखने में आएगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जिस चीज को, जिस ऑर्गन के सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है वो ऑर्गन जो है हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है। हाईली क्वाइल्ड, तो वो स्ट्रक्चर आप जो देखे होंगे, आपने जब एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पोर्शन बनाया था और उसमें आपने जब स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा था तो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके का कॉइल्ड स्ट्रक्चर था, आपने बनाया था अपनी कॉपी में। तो वो कैसा था? इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसको मैं हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ओके। तो दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज विली, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड व्हिच इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इट इज नोन एज विली, ठीक है। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। विली का काम क्या है? तो विली ऑलवेज इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला है। तो ऊपर वाला एक कितना बड़ा साइंटिस्ट है कि उसने हमारे ऑर्गन को ऐसा बनाया है कि जहाँ जिसकी जो ज़रूरत होती है वो ऐसा बना हुआ है। तो चूँकि कंप्लीट डाइजेशन होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी होना है, तो हाईली कॉइल्ड सरफेस एरिया हमको बनाना है। तो हाईली कॉइल्ड सरफेस एरिया जो कि कम जगह पर भी ज़्यादा हो जाए, इसके लिए क्या किया उन्होंने? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कि विली कहा गया। दिस इज नोन एज विली, ठीक है। अब इस विली का काम क्या होता है? तो विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। देखो यहाँ पर ये मेंशन नहीं है, तो बहुत सारी बातें, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस है तो बोर्ड पर उतनी सारी बातें लिखनी संभव नहीं होती, तो बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये जो विली है, ये विली के अंदर इस तरीके से बिल्कुल पतला कैपिलरी ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, इस तरीके से। इस फिगर को भी आपको अलग से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये जो वेसल्स दिख रहे हैं आपको विली के
लैक्टियल वेसल। क्या बोलते हैं? लैक्टियल, LACTEAL, लैक्टियल वेसल, VESSEL, लैक्टियल वेसल। अब लैक्टियल वेसल के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं काइलोमाइक्रोन। इनको क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन, CHYLOMICRON, काइलोमाइक्रोन। देखो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि 10th को उतना डिटेल दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ। मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो 10th में हो या 11th में हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे बेसिक नॉलेज देना है। तो क्यों ये यहाँ पर जो बात आई कि द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल का नाम तो जानना बनता है, तो बिना नाम बताए कैसे होगा? तो द ब्लड वेसल्स नेम इज लैक्टियल वेसल्स। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी थिन एंड कैपिलरी वेसल, ठीक है, जिसके अंदर काइलोमाइक्रोन होते हैं। इन काइलोमाइक्रोन का काम क्या है? तो ये ज्यादा से ज्यादा फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा फैट जब हमारे बॉडी, क्योंकि एब्जॉर्ब करना है, फूड ग्रेन्स को एब्जॉर्ब करना है, टू इनटेक द एनर्जी, टू प्रोवाइड, टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। तो ज्यादा से ज्यादा फैट ग्लोब्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हो सके, तो ऊपर वाले ने कितना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रखा है कि एक तो हाईली कॉइल्ड इसको बना दिया, जो विली है तो हाईली कॉइल्ड होने के कारण एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अंदर लैक्टियल वेसल दे दिया, लैक्टियल वेसल के अंदर काइलोमाइक्रोन दे दिया, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट अच्छे से हो सके। तो द विली आर इजली सप्लाइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स विद द ब्लड वेसल्स व्हिच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो ये विली क्या करते हैं? प्रत्येक सेल में जो है क्या करते हैं? प्रत्येक सेल से में एब्जॉर्ब फूड को पहुंचाने का काम करते हैं। इट इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जितने भी फूड का डाइजेशन बच गया था वो आकर कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब क्या हुआ? फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो गया, जो जो नेसेसिटीज थी, जो जो ज़रूरत थी हमारे लिए, हमारे बॉडी के बिल्डिंग अप के लिए, हमारे बॉडी के टिश्यू रिपेयर के लिए, सारे के सारे एब्जॉर्ब होने के बाद फूड अब आगे बढ़ता है। वो फूड जो अननेसेसरी होता है वो आगे कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड, जिसका अब पाचन नहीं हुआ, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, जो बच गया, तो द अनडाइजेस्टेड फूड passes from the small intestine into a wider tube called large intestine। फिगर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर इकट्ठा होता है। इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज ए क्वाइट वाइड ट्यूब, बहुत बड़ा ट्यूब है, आपने फिगर में देखा होगा, ठीक है। तो द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, ठीक है। अब जो बचा हुआ फूड होता है वो कहाँ होता है? एनस से टाइम टू टाइम वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं? स्पूल करते हैं या फीसेस करते हैं, FAECES, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। देखो एक स्फिंक्टर लगा रहता है इस टाइप का, ठीक है। स्फिंक्टर का मतलब एक ये कर सकते हैं स्विच या एक ढक्कन, ठीक है। यानी कि जब पूरा का पूरा एनस, जब पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन भर जाएगा, कब फीसेस को, कब ये स्टूल को बाहर निकलना है, तो जब उस स्फिंक्टर पर दबाव पड़ता है तो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और स्टूल जो है एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन को भी आज कवर कर लिया, यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने आज पढ़ लिया, ठीक है। अब एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अब जो हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो उस लेक्चर में हम लोग सिर्फ केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, किस तरीके से
डाइजेशन केमिकली होता है, एंजाइम्स का क्या क्या उस पर रोल होता है, ये सिर्फ हम लोग जानेंगे पूरे लेक्चर में। तो उससे पहले, उस वीडियो लेक्चर के पहले, जब तक कि आप मेरा ये 2 प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देख लेते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोरिलेट है, कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ से कौन से एंजाइम निकलते हैं। जब तक ये अच्छी तरीके से आप समझ नहीं जाओगे तो अगला लेक्चर आपको समझने में बहुत परेशानी होगी। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि अब मेरा जो लेक्चर आएगा उससे पहले प्लीज़ 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 आप दोनों प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, देख लोगे, तब आगे बढ़ोगे और मन लगा कर पढ़ो। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतनी आप भी करो। और यही कहते हुए सोमा मैम अब आपसे इजाज़त चाहती है। अब अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।